वाले किस्से के कारण हैरी को अब तक की सबसे लंबी सजा मिली थी। उसे तब तक के लिए अलमारी में बंद कर दिया गया था। तब तक ही गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। डडली ने अपना कैमरा तोड़ दिया था। रिमोट कंट्रोल और बूढ़ी मिसेस फिग को भी पहली बार रेसिंग बाइक चलाते वक्त चोट पहुंचा चुका था, जब वो बैसाखियों के सहारे प्राइवेट ड्राइव को पार कर रही थी। हैरी खुश था कि स्कूल अब बंद हो चुके थे, लेकिन डटी की गैंग से बचने का अब कोई उपाय नहीं था, क्योंकि उसके सारे दोस्त पियर्स, डेनिस, मैल्कम और गॉर्डन, जो कि सब के सब मोटे और बेवकूफ़ थे, और उन सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ डडली था, इसीलिए वो उनका लीडर था। उनसे बचने के किसी भी तरह उनसे बचना चाहता था, क्योंकि उन सब का मनपसंद खेल था हैरी का शिकार करना। से बचने के लिए हैरी ज़्यादातर घर से बाहर ही रहना पसंद करता था। भटकते भटकते हैरी सोचता था कि जब वो हाई स्कूल में जाएगा तभी ही उसे डडली से छुटकारा मिलेगा। को वर्नन अंकल के पुराने स्कूल स्पॉटिंग्स में भेजा जा रहा था। स्पॉल्किंस भी वहीं जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ हैरी को एक गवर्नमेंट स्कूल स्टोनवॉल्ट हाई स्कूल में भेजा जा रहा था, जिसका डडली काफ़ी मजाक उड़ाता था। डडली हैरी से कहता है कि स्टोनवॉल्ट में पहले दिन पर बच्चों को टॉयलेट के अंदर डाला जाता है बच्चों का सर। हैरी ने कहा तो उसने हैरी से कहा प्रैक्टिस कर लो। नहीं, डडली ने हैरी से कहा चाहो तो ऊपर आके उसकी प्रैक्टिस कर लो। हैरी ने कहा नहीं थैंक्स, बेचारे टॉयलेट के अंदर तुम्हारे सर जितना गंदा अगर कुछ जाएगा तो वही बीमार हो जाएगा। इस बात को जब तक डडली समझ पाता, हैरी उससे पहले ही भाग चुका था। आंटी डडली को साथ लेकर लंदन चली गई, क्योंकि डडली के लिए स्पॉल्टिंग्स की यूनिफॉर्म लेनी थी। वो हैरी को मिसेस फिग के पास छोड़ गई। आज मिसेस फिग का बिहेवियर काफ़ी बेटर था। इसीलिए था कि उन्हीं की बिल्लियों की वजह से उनकी एक टांग टूट गई थी, और इसीलिए अब उन्हें बिल्लियों से इतना मोह नहीं था। उन्होंने हैरी को टीवी भी देखने दिया और उसे थोड़ा सा चॉकलेट केक भी दिया, जिसका टेस्ट तो ऐसा था जैसे उसे कई सालों से संभाल के रखा हो। इसी शाम डडली अपनी नई चमचमाती यूनिफॉर्म में ड्राइंग रूम में परेड करने लगा। पिटोनिया आंटी और वर्नन अंकल उसे देखकर बहुत ही भावुक हो गए और अपने बेटे पर बहुत प्राउड महसूस कर रहे थे, जबकि हैरी के मन में जो था वो कहना ही नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो सच कहता तो उसकी पसलियां टूट के चुकी होती। हैरी नाश्ता करने के लिए किचन में गया तो उसने देखा कि किचन में बहुत भयानक बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा जैसे बदबू सिंक में रखे एक लोहे बड़े टब से आ रही थी। तो उसने उसमें जाके देखा। उसमें देखा कि उसमें बहुत गंदे कपड़े भरे हुए थे और भूरे रंग का पानी था। उसने पिटोनिया आंटी से पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी नई स्कूल यूनिफॉर्म है। हैरी ने कहा ये नहीं है। हाँ, टोनी आंटी ने कहा कि वो डडली के पुराने कपड़ों को भूरे रंग में रंग रही है ताकि वो हैरी को दे सके। वो उसके बाकी स्कूल के बच्चों जैसी यूनिफॉर्म जैसे रंग की हो जाए। डाउट था कि वो उसकी यूनिफॉर्म जैसी नहीं लगेगी, पर उसने कुछ ना कहना ही ज़रूरी समझा। वो टेबल पर बैठकर अपने हुलिये के बारे में सोचने लगा कि जब वो पहली बार इस डडली की यूनिफॉर्म को पहनकर स्कूल में जाएगा तो लोग उसे क्या समझेंगे। किचन में वर्नन अंकल और डडली आते हैं और नाक सिकोड़ते हुए बैठ जाते हैं। वर्नन अंकल तो उपहार पढ़ने लगते हैं और डडली अपनी स्मॉल्टिंग्स वाली यूनिफॉर्म की छड़ी से टक टक करने लगता है टेबल पर। तभी लेटर बॉक्स के खुलने की आवाज़ आती है और फर्श पर चिट्ठियाँ गिरती हैं। तब वर्नन अंकल डडली से कहते हैं कि चिट्ठियाँ लाओ। डडली कहता है हैरी से कहो ना। तब वो कहते हैं हैरी चिट्ठियाँ लाओ। हैरी कहता है डडली से कहिए। तब वर्नन अंकल कहते हैं कि डडली इसे अपनी छड़ी से चुभाओ। तब हैरी बचते हुए चिट्ठियां लेने चला जाता है। 3 चिट्ठियां दिखी। पहली चिट्ठी थी अंकल की बहन मार्च का पोस्ट कार्ड, जो कि आइल ऑफ वॉट्स पर छुट्टियां मना रही थी। एक बुरा लिफाफा था जो शायद बिल था, और तीसरी चिट्ठी थी हैरी के नाम। तभी हैरी ने अपनी चिट्ठी उठाई और वो सोचने लगा कि उसे कौन चिट्ठी लिखेगा। उसके ना तो कोई दोस्त है, ना कोई रिश्तेदार, ना ही वो किसी लाइब्रेरी का मेंबर है। तो फिर ये चिट्ठी उसने लिखी किसने। उसने पते को नोटिस करा तो उस पर लिखा था मिस्टर एच पोटा, सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी, 4 प्राइवेट ड्राइव, लिटिल विंग। काफी मोटा और भारी था और पीले चमड़े के कागज से बना था, और उस पे हरी स्याही से लिखा गया था। उस पे एक भी टिकट नहीं था। लिफाफे को पलटने पर उसने देखा कि उस पर एक जामुनी मोम की मोहर थी, जिस पर चील, शेर, बिज्जू और सांप थे, और बीच में एक हैज था।
वर्नन अंकल ने जोर से कहा, जल्दी करो लड़के, चिट्ठियां यहाँ लेकर आओ। उन्होंने मार्च का लेटर पढ़ा। उन्होंने कहा कि मार्च की तबीयत खराब है, उसने बासी मछली खा ली है। और हैरी अपना लेटर खोलने लगा। तभी डडली कहता है, देखो हैरी क्या कर रहा है। वर्नन अंकल हैरी के पढ़ने से पहले ही चिट्ठी को छीन लेते हैं। हैरी कहता है, ये मेरी चिट्ठी है। वर्नन अंकल कहते हैं कि तुम्हें कौन चिट्ठी लिखेगा। चिट्ठी को ध्यान से देखा तो घबराते हुए उन्होंने पिटूनिया आंटी को बुलाया। पिटूनिया आंटी और वर्नन अंकल चिट्ठी को देखकर घबरा गए थे, जबकि डडली उस चिट्ठी को पढ़ने की जिद कर रहा था। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। और हैरी कह रहा था, ये मेरी चिट्ठी है, मुझे दीजिए। जबकि वर्नन अंकल ने दोनों को बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन हैरी ने कहा, ये मेरी चिट्ठी है, मैं इसे पढ़ूंगा। तभी वर्नन अंकल ने हैरी और डडली को झटके से हॉल में निकाल दिया और किचन के दरवाजे को बंद कर दिया। और उन दोनों भाइयों में लड़ाई होने लगी कि अब उनकी बातें कौन सुनेगा। हैरी डडली क्योंकि जीत चुका था, इसलिए वो की होल से बातें सुन रहा था। और हैरी फर्श और दीवार फर्श की तरफ लेट कर हैरी बात को सुनने लगा। टूनी आंटी कहती है घबराते हुए, पता देखो, उन्हें कैसे पता कि वो कहाँ सोता है। कहीं वो हम पे नजर तो नहीं रख रहे। नजर कैसे रख सकते हैं? कहीं वो हमारी जासूसी तो नहीं कर रहे, पीछा तो नहीं कर रहे। पिटूनिया आंटी कहती हैं, लेकिन वर्णन हम करें क्या? हमें इसका जवाब देना चाहिए या फिर हम ऐसे ऐसे ही रहने दें? वर्णन अंकल ने कहा, नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे अगर उन्हें कोई जवाब ही नहीं मिलेगा। यही अच्छा रहेगा। पिटूनिया आंटी कहती हैं, पर मैं इस घर में इस तरह की किसी भी बात को सुनना नहीं चाहता पिटूनिया। जब हमने उसे इस घर में रखा था तो हमने उसी वक्त ये फैसला कर लिया था कि हम उस खतरनाक बेवकूफी को बंद ही कर देंगे। उसी शाम को जब वर्नन अंकल ऑफिस से वापस आए तो वो सीधा हैरी से मिलने उसकी सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी में गए। और उन्होंने हैरी से कहा कि वो चिट्ठी तुम्हारी नहीं थी, किसी ने गलती से तुम्हारा नाम वहां लिख दिया था। हैरी ने कहा, कोई गलती नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, जैसे वो जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हो। उन्होंने कहा, अच्छा हाँ हैरी, इस अलमारी के बारे में मैं और तुम्हारी आंटी सोच रहे थे, क्यों ना तुम डडली के दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। ये अलमारी अब तुम्हारे हिसाब से काफी छोटी पड़ने लगी है। हैरी ने कहा, क्यों? वरुण अंकल ने कहा, सवाल मत पूछो और अपना सामान ऊपर ले जाओ अभी के अभी। डडली परिवार के घर में 4 बेडरूम थे। एक वरुण अंकल और पिटोना आंटी के लिए, दूसरा मेहमानों के लिए जहां अक्सर वरुण अंकल की बहन माँ रुकती थी, तीसरा जिसमें डडली सोता था और चौथा जिसमें डडली का एक्स्ट्रा सामान, खिलौने वगैरह वगैरह रहा करते थे। हैरी को अपना पूरा का पूरा सामान अलमारी से उस कमरे में ले जाने में सिर्फ एक ही चक्कर लगाना पड़ा। हैरी नहीं जब हैरी डडली के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक महीने पुराना वीडियो कैमरा था, जो कि उस छोटे से सही सलामत टैंक के ऊपर पड़ा था, जिसे एक बार डडली ने पड़ोसियों के कुत्तों पर चढ़ा दिया था। कोने में ही डडली का पहला टीवी था, जिसे उसने तब तोड़ दिया था जब उसका मनपसंद टीवी प्रोग्राम नहीं आया था। दूसरा था पक्षी रखने वाला एक बड़ा सा पिंजरा, जिसमें कभी एक तोता रहा करता था, जिसकी अदला बदली करके ही डडली ने स्कूल के एक दोस्त से 80 एयर राइफल खरीदी थी, और वो ही राइफल शेल्फ के एक दूसरी तरफ रखी हुई थी। इसका कोना बुरी तरह पिचका इसलिए हुआ था क्योंकि डडली उस पर बैठ चुका था। बाकी की शेल्फ में सिर्फ किताबें थी, जो कि बिल्कुल अंश हुई थी, जैसे उन्हें कभी हाथ ही ना लगाया गया हो। नीचे की तरफ डडली शोर कर रहा था, उसे बाहर निकालो, मैं नहीं चाहता वो वहां रहे, मुझे वो कमरा चाहिए, वो कमरा मेरा है। हैरी ने आह भरकर वो बिस्तर पर लेट गया, और वो चाहता था कि इस कमरे के बदले में उसे वो चिट्ठी मिल जाए। उस चिट्ठी के साथ वो उस अलमारी में रहने को भी तैयार था। अगली ही सुबह नाश्ते की टेबल पर सब लोग चुप थे। डडली काफी सदमे में था। वो चीखा चिल्लाया, अपनी डैडी को भी उसने अपनी छड़ी से मारा, बीमारी का नाटक किया, पिटूनिया आंटी को भी लाटे मारी, ग्रीन हाउस की छत से अपने कछुए को तक फेंक दिया, और इन सब के बाद भी उसे अपना कमरा वापस नहीं मिला। हैरी गुजरे हुए कल के इसी कमरे के बारे में सोचकर दुखी हो रहा था कि काश उसने हॉल में ही अपनी चिट्ठी पढ़ ली होती। तो वरुण अंकल और पिटौनी आंटी एक दूसरे को रहस्यपूर्ण ढंग से देख रहे थे। तभी वरुण अंकल हैरी से अच्छी तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे थे। और तब एक और डाक आई तो उन्होंने डडली को डाक लेने भेजा।
डडली पूरे हॉल में स्मोल्डिंग सी छड़ी थे हर चीज को ठोकता हुआ गया और चिल्लाता गया कि एक और चिट्ठी आ गई। मिस्टर हैरी पॉटर, सबसे छोटा बेडरूम, 4 प्राइवेट ड्राइव। कल वर्नन अंकल गुस्से के साथ अपनी चेयर से उठे और उन्होंने हॉल में दौड़ लगा दी। हैरी उनके ठीक पीछे ही दौड़ रहा था। डडली के हाथ से चिट्ठी छीनने के लिए वर्नन अंकल ने उसे जमीन पर गिराया। ये काम और भी ज्यादा मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि हैरी ने उनके हाथ पीछे से पकड़ लिए थे। 1 मिनट की ठप्पका के बाद, जिसमें हर एक को स्मॉल्टिंग्स की छड़ी कई बार पड़ी होगी, वॉरेन अंकल सीधे खड़े हुए और वो हाँफ रहे थे और हैरी की चिट्ठी भी उनके हाथ में थी। उन्होंने हैरी से कहा, अपनी अलमारी में जाओ, मेरा मतलब है अपने बेडरूम में। और हैरी, डडली, तुम भी जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। हैरी अपने नए कमरे में गोल गोल घूमता रहा और सोचता रहा कि कौन जानता था कि वो अलमारी से निकलकर अपने इस छोटे से कमरे में आज गया था। उसे इस तरह की चिट्ठी तो कभी मिली ही नहीं थी। निश्चित रूप से इसका मतलब ये था कि वो दोबारा कोशिश करेगा उसे चिट्ठी भेजने की, और वो इस बार ऐसा इंतजाम कर लेगा ताकि वो चिट्ठी उस तक पहुंच सके और वो उसे आसानी से पढ़ सके। और इसके लिए उसने एक योजना भी बनाई थी। अगली सुबह 6 बजे सुधरी हुई अलार्म घड़ी की घंटी बजी। हैरी ने जब टपक कर उसे बंद किया और चुपचाप से अपने कपड़े पहन ले, तब वो डजली परिवार को जगाना नहीं चाहता था, इसलिए बिना लाइट जलाए ही वो दबे पांच नीचे उतर गया। वो प्राइवेट ड्राइव के कोने पर एक पोस्टमैन का इंतजार करने लगा ताकि नंबर 4 की चिट्ठियां सबसे पहले उसी के हाथ में आ जाए। और अंधेरे हॉल से बाहर के दरवाजे की तरफ रेंगते समय उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। तभी जोर से आवाज आई, आह। हरी हवा में उछल पड़ा और वो फर्श पर किसी गीली गीली चीज पर गिर गया, किसी जिंदा सी चीज पर। फिर ऊपर की मंजिल की लाइट जली और हैरी ये देखकर शॉक हो चुका था कि जिस गिलगिली चीज पे वो गिरा था वो और कहीं नहीं, वर्नन अंकल थे, जो कि स्लीपिंग बैग में सामने वाले दरवाजे से टिक के सो रहे थे। ये बात तो तय थी कि वो पक्का इंतजाम करना चाहते थे ताकि हैरी वो काम ना कर पाए जिसे वो कब से करने की कोशिश कर रहा था। वो आधे घंटे तक हैरी को डांटते रहे और न जाने उसे एक कप चाय बनाकर लाने को कहा। हैरी पैर पटकते हुए दुखी मन से किचन में गया और जब वो वापस लौटा तब तक डाक आ ही चुकी थी और वर्नन अंकल की गोद में थी। हैरी को दिख रहा था 3 चिट्ठियों पर हरी स्याही से लिखा था उसका नाम। फिर उसने कहा, मैं चाहता हूँ, लेकिन वर्नन अंकल उसकी आंखों के सामने ही उसकी चिट्ठियां फाड़ रहे थे। वर्नन अंकल उस दिन ऑफिस भी नहीं गए, वो घर पे ही रहे और उन्होंने कील ठोककर लेटर बॉक्स को भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा, देखो, मुंह में कीले भरे होने के बावजूद भी वो पिटोनी आंटी को डांट समझा रहे थे। जब वो लोग चिट्ठियां नहीं पहुंचा पाएंगे तो अपने आप ही हार मान लेंगे। उन्होंने कहा कि वर्नन, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हार मान लेंगे। अरे वो लोग तुम्हारे और मेरी तरह दिमाग थोड़ी लगाते हैं, उनके तो सोचने का ढंग ही अलग है। वर्नन। फिर फ्राइडे को हैरी के नाम की 12 चिट्ठियां आई। जब चिट्ठियां लेटर बॉक्स में से अंदर नहीं घुस पाई तो उन्होंने उसे दरवाजे के नीचे सरका के डाल दिया। फिर कुछ चिट्ठियों को किनारे की दरारों से, कुछ को नीचे वाले बाथरूम के रोशनदान से, वगैरह वगैरह। वरन अंकल उस दिन भी घर पे ही रहे। सारी चिट्ठियों को जलाने के बाद उन्होंने हथौड़े और कील लेकर अगले पीछे और सारे दरवाजों की दरारें भी बंद कर दी। अब कोई अंदर तो क्या, बाहर भी नहीं जा सकता था। काम करते करते टिप्टो द ट्रू टू प्लेस गुनगुना रहे थे और जरा जरा सी आवाज पर चौंक से जाते थे। फिर आया सैटरडे। सैटरडे को स्थिति काफी कंट्रोल से बाहर होने लगी। हैरी के नाम की 24 चिट्ठियां घर के अंदर घुस आई, जो कि 2 दर्जन अंडों के भीतर एक एक करके मोड़ी और छुपाई हुई थी। उनका दूध वाला बहुत अजीब सा और परेशान दिख रहा था जब उसने ये अंडे ड्राइंग रूम की खिड़की से पिटोनिया आंटी को दिए। तो वर्नन अंकल गुस्से से पागल होकर पोस्ट ऑफिस को फोन करने लगे ताकि उन्हें कोई सही आदमी मिल जाए जिससे वो इसकी शिकायत कर पाए। लेकिन इसी बीच पिटोनी आंटी ने अपनी मिक्सी में वो 2 चिट्ठियां पीस डाली। आखिरकार दुनिया में ऐसा है कौन जो तुमसे कुछ कहने के लिए इतना चटपटा रहा है? डडली ने हैरी से पूछा। अभी संडे आ गया। संडे के दिन सुबह नाश्ते के टेबल पर वन अंकल थके हुए और थोड़े बीमार से दिख रहे थे, लेकिन वो थे बहुत खुश। इतना खुश इसलिए थे क्योंकि संडे था और संडे के दिन कोई भी डाक नहीं आती। आज भी कोई बेहुदा चिट्ठी आ ही नहीं सकती। वो इतना कह ही रहे थे कि तभी
चिमनी से 30 से 40 छटियां गोलियों की तरह बरसने लगी और बाकी सभी लोग अपने सर झुका लिए सिवाय हैरी के, जो सिर्फ चिट्ठी पकड़ना चाहता था। वरन अंकल ने हैरी को कमर से पकड़ा और बाहर हॉल में फेंक दिया। जब पिटोनिया आंटी और डडली अपने चेहरे पर हाथ रखकर निकल गए तो वरन अंकल ने दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया और दरवाजा बंद करने के बाद वो सुन सकते थे कि चिट्टियां अब भी कमरे में घुस रही थी। फिर वर्नन अंकल ने कहा, बहुत हो गया। वो शांत से लहजे में कुछ बोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन बोलते समय उनके मूंछ के बाल लगातार उखड़ते जा रहे थे। 5 मिनट में तुम सब चलने के लिए तैयार हो जाओ, हम लोग ये जगह छोड़कर जा रहे हैं। सिर्फ कुछ कपड़े पैक कर लो। अपनी आधी मूंछ के बिना वो इतने बेवकूफ और खतरनाक दिख रहे थे कि उनसे बहस करने की किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। 10 मिनट के बाद से वो लोग कीलों के बंद दरवाजों को झटकते हुए मुश्किल से बाहर आए, कार में बैठे और कार हाईवे से होते हुए हवा में बातें करने लगी। डडली पिछली सीट पे सुबक रहा था और उसने डैडी के सर पर मार भी दिया था, क्योंकि उससे अपना टीवी, वीसीआर वगैरह कंप्यूटर को स्पोर्ट्स बैग में पैक करने की ज़्यादा टाइम भी ना, क्योंकि इन सब की पैकिंग करने के लिए वरन अंकल ने उसे टाइम ही नहीं दिया। उनकी कार चलती रही, चलती रही, चलती रही। यहाँ तक कि पिटोनी आंटी ने भी ये पूछने की हिम्मत नहीं थी कि वो जा कहाँ रहे हैं। बीच बीच में वरन अंकल झटके से गाड़ी मोड़ लेते थे। फिर जब वो झटके से गाड़ी मोड़ते थे और शब्द को बुदबुदाते थे, पीछा करने वालों अब क्या करोगे मेरा, पीछा करने वालों अब क्या करोगे। दिन भर हो चुका था, लेकिन वो खाने पीने के लिए भी कहीं नहीं रुके। रात तक डडली दुखी होकर जंग हारने लगा। उसकी जिंदगी में इतना बुरा दिन उसने पहले कभी नहीं गुजारा था। वो भूखा था, उसके 5 टीवी सीरियल छूट चुके थे। यही नहीं, आज से पहले उसने कंप्यूटर पर किसी दुश्मन को मारे बिना इतना नहीं रहा था। आखिरकार वर्नन अंकल ने एक गंदे से होटल के सामने रुके, जो कि एक बड़े से शहर के हिस्से में था। डडली और हैरी एक ही कमरे में सोए, जिसमें डबल बेड था। सील हुई गंदी चादरें थी। डडली खर्राटे पड़ने लगा, लेकिन हैरी जागता ही रहा। वो खिड़की की चौखट पर बैठकर बाहर से गुजरती हुई कारों को देखने लगा। अगले दिन नाश्ते में उन्होंने कॉर्नफ्लेक्स और डब्बे बंद टमाटर के साथ टोस्ट खाए। उन्होंने नाश्ता खत्म ही किया था कि तभी होटल की मालकिन उनके पास आई। उन्होंने कहा, माफ कीजिए सर, लेकिन आप में से किसी का नाम मिस्टर एच पॉटर है क्या? मेरे पास रिसेप्शन में इस तरह की लगभग 100 चिट्ठियां रखी हैं। उन्होंने एक चिट्ठी दिखाई जिसमें वही नाम लिखा था, मिस्टर एच पॉटर, कमरा नंबर 17, रेलवे होटल, कॉकर्स। हैरी ने चिट्ठी को झपटना चाहा, लेकिन फौरन अंकल ने उससे पड़े हुए हाथ को हटा दिया। मैं ले लेता हूँ। वन अंकल ने जल्दी से चिट्ठी ली और खड़े होकर पीछे पीछे डाइनिंग रूम से बाहर चले गए। आंटी ने वन अंकल से कहा कि ये बेहतर नहीं होगा कि हम घर वापस चले जाएं, लेकिन वन अंकल ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। ये जानता होगा कि वनन अंकल उन्हें कार से जंगल के बीचों बीच ले गए। वहां कार से बाहर निकले, चारों तरफ देखा और अपना सिर हिलाकर वापस कार में बैठ गए और फिर एक बार चल पड़े। यही हाल एक जुते हुए खेत के बीच हुआ, फिर एक झूलते हुए पुल के बीच हुआ और फिर एक बहुमंजिला कार पार्किंग में हुआ। फिर डडली ने पिटोनी आंटी से कहा कि डैडी पागल हो गए हैं क्या? हम बार बार एक ही जगह पर, अलग अलग जगह पर क्यों घूम रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? कभी बारिश होने लगती है, बड़ी बड़ी बूंदें कार की छत पर शोर मचाने लगती है। डडली चीख रहा था। कहता है डडली कहता है कि आज सोमवार है। वो अपनी मम्मी से कहता है, आज द ग्रेट हम्बर्टो आज रात आने वाला है। मैं किसी ऐसी जगह पे रुकना चाहता हूँ जहाँ कम से कम टीवी तो हो। सोमवार को सुनकर हैरी को याद आता है कि अगर आज सोमवार है और टीवी की वजह से डडली के सप्ताह के दिनों के आमतौर पर ये कोई गलती तो नहीं हो सकती, तो कल यानी मंगलवार है और है मंगलवार यानी हैरी का बर्थडे, जिसमें उसे कोई बड़ी खुशी की बात तो नहीं थी। हालांकि पिछले साल उसे डजली परिवार ने फोन टांगने वाला हैंगर दिया था और वरन अंकल ने एक जोड़ी पुराने मोजे भी, लेकिन फिर भी कोई रोज रोज 11 साल का थोड़ी ना होता है। वरन अंकल फिर वापस लौटे और अब वो काफी मुस्कुरा रहे थे और उनके हाथ में एक लंबा पतला पैकेट था, जिसपे पिटोनी आंटी ने उनसे पूछा कि वो लेकर क्या आए हैं। उन्होंने कहा कि काफी सही जगह मिल गई है। उन्होंने कहा, आ जाओ सब, बाहर निकल जाओ। कार के बाहर बहुत ठंडी थी। वरन अंकल समुद्र के काफी बीचों बीच एक बड़ी चट्टान के ऊपर बनी एक छोटी सी झोपड़ी पर इशारा कर रहे थे, जिससे बुरी झोपड़ी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, आज रात के लिए तूफान की भविष्यवाणी हुई है, इसीलिए
और इस भले आदमी ने हमें मेहरबानी करके अपनी नाव उधार दे दी है। एक बिना दांत वाला बूढ़ा सा आदमी धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आया और कुटिल मुस्कान के साथ उसने अपनी एक पुरानी नाव उन्हें दे दी, जो कि नीचे पूरी पानी में हिचको लेकर आ रही थी। खाने पीने का थोड़ा सा सामान उन्होंने ले लिया था। नाव में उनकी कुल्फी जमने लगी थी। समुद्र की बर्फीली बौछार और बारिश उनके गले से उतर रही थी और ठंडी हवा ही उन पर कोड़े बरसा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो घंटों बाद उस चट्टान पे पहुंचेंगे जहाँ से फन अंकल फिसलते फिसलते और लड़खड़ाते हुए उन्हें उस टूटी फूटी झोपड़ी पर ले गए। अंदर की हालत और बुरी थी। बुरी चारों तरफ समुद्र की शैवाल फैली हुई थी। लकड़ी की दीवारों पर मोटी मोटी हवा से सीटी बजती हुई आ रही थी और अंगीठी सील चुकी थी और काफी खाली थी। और झोपड़ी में सिर्फ दो ही कमरे थे और नकल के खाने पीने के पैकेट में चार केले थे, जिसमें सबके लिए आलू की चिप्स का एक एक पैकेट था। और उन्होंने आग जलाने की कोशिश भी की थी, पर चिप्स के खाली पैकेट सिर्फ धुआं निकाल कर ही सिकुड़ चुके थे। ऐसा समय था से हैं इस समय पर अगर बहुत चिट्टियां होती तो कितना अच्छा होता ना। आग जलाने में कितनी आसानी होती। वो थे तो बहुत अच्छे मूड में, जाहिर तो था ही। वो सोच रहे थे कि इस तूफान में उन चिट्ठियों को पहुंचाने को यहाँ आ ही कैसे सकता है। हैरी मनी मन इस बात से सहमत था, हालांकि वो जानता था कि इस विचार से उसे जरा भी खुश नहीं थी। उसी रात जो भविष्यवाणी के अनुसार तूफान उनके चारों तरफ गरजने लगा था। ऊंची ऊंची लहरों की बौछारें झोपड़ी की दीवारों पर टकराने लगी। तूफानी हवाएं गंदी सी खिड़कियों को हिलाने लगी। बुटने आंटी को दूसरे कमरे में कुछ सीले हुए कंबल मिल चुके थे और उन्होंने दीमक लम्हे सोफे पर डडली के लिए बिस्तर भी बना दिया। और वो और वन एंड अंकल मोटे वाले पलंग पर सोने चले गए और हैरी को उसी के हाल पे छोड़ दिया। वो फर्श पर सबसे नरम जगह ढूंढ ले और अपने पतले और फटे हुए कंबल के नीचे दुबक के सो जाए। और जब रात गहराने लगी तो तूफान और भी भयानक होता गया। हैरी को नींद ही नहीं आ रही थी। वो कांपता रहा, करवटें बदलता रहा, कोशिश करता रहा कि उसे थोड़ा आराम तो मिल जाए, लेकिन भूखे पेट उसका पेट गुड़गुड़ कर रहा था और डड्डी के खर्राटे तूफान की आवाजों में दब चुके थे, जो आधी रात के करीब शुरू हुए थे। डडली की घड़ी उसकी मोटी कलाई पर सोफे के नीचे लटक रही थी और हैरी को उसके चमकते डायल से दिख रहा था कि अब से 10 मिनट के बाद वो 11 साल का हो जाएगा। वो लेटा रहा, देखता रहा, सोचता रहा और उसका पर टिक 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 करके करीब आ रहा था। सोच रहा था कि क्या डिस्ली परिवार इस बार उसका भत याद रखेगा, और ये भी कि चिट्ठी लिखने वाला इस समय होगा कहाँ। लगभग 5 मिनट बचे थे। हैरी को बाहर से किसी के चरमराने की आवाज आई। उसे लगा कि शायद कहीं छत टूट के ना गिर जाए, लेकिन ऐसा सोचने पर उसे अधिक गर्मी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं था। सिर्फ 4 मिनट बचे थे। शायद पाइपर ड्राइव के घर में आज तक इतनी सारी चिट्ठियां कभी नहीं आई होंगी। जब वो वापस लौटेंगे तो वो किसी तरह से एक चिट्ठी चुराने में तो सफल हो ही जाएगा। 3 मिनट बचे थे। क्या वो समुद्र की आवाज थी जो अभी तरह चट्टानों से टकरा रही थी? फिर 2 मिनट बचे थे। अजीब सी चटकने की आवाज आई, जैसे कोई चट्टान समुद्र में गिर रही हो। फिर 1 मिनट बचा और फिर वो 11 साल का हो जाएगा। 30 सेकेंड, 20, 10, 9। शायद उसे डडली को उठा देना चाहिए, सिर्फ उसे चढ़ाने के लिए ही। 3, 2, 1। फिर धड़ाम की आवाज आती है और पूरी झोपड़ी हिल गई। हैरी उठ के सीधा बैठ गया और दरवाजे को खोलने लगा कि कोई बाहर खड़ा था और अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटा रहा था।